हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय में चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। इस वर्ष 2025 के बोर्ड परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए होने वाली है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो लोग नए आए हैं चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो जो आपका पैटर्न है, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर प्रश्नों को लेकर आए हैं, उसी क्रम में लेकर आए हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका गद्यांश पे आधारित प्रश्न होता है, तो यहाँ पर हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न को लेकर आए हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका हिंदी पद्य के यानी कि काव्य इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास या हिंदी पद्य का इतिहास, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो वो लेकर आए हैं। और उसी क्रम में फिर आपका अगला प्रश्न होता है गद्यांश को देखते हुए प्रश्नों का उत्तर देना, तो वो उसी क्रम में सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला प्रश्न जो आपका पूछा जाता है, हिंदी गद्य और काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, तो उन प्रश्नों को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास या विकास को निम्नलिखित कालक्रम में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले प्राचीन या फिर पूर्व भारतेंदु युग, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के पहले का जो काल रहेगा हिंदी के इतिहास में, उसे हम कहेंगे पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, जिसे हम लोग 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक के समय को देखते हैं। इसके बाद में 1868 से लेकर 1900 तक आपका आ जाता है भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद में 1900 से लेकर 1918 तक का समय जो है, ये आपका द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक, फिर आपका जाता है शुक्ल युग, जिसको आप छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो छायावादी युग आपका 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। इसके बाद में छायावादोत्तर युग आ जाएगा, या फिर आप इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। तो 1938 से लेकर 1947 तक का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, ये आपका शुक्लोत्तर युग का है, छायावादोत्तर युग का है। और आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये आज़ादी के बाद का समय कहलाएगा। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या नई चीज़ें, कौन कौन सी नई नई रचनाएं आई हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है। तो इस युग को आप कहेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी कि स्वतंत्रता के उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्तर, यानी कि उसके बाद का जो समय है, उसको आप कहेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग। 1947 से लेकर वर्तमान तक है। ठीक है, तो इसका कालक्रम आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार कालक्रम से संबंधित एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखेंगे जो प्राचीन युग के प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये 4 लेखक प्राचीन युग के, यानी कि हिंदी जो आपका है, आप कहें कि पूर्व भारतीय युग का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें इन 4 लेखकों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंशी सदासुखलाल, मुंशी इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, तो मुंशी सदासुखलाल की जो रचना है सुख सागर, मुंशी इंसाल्लाह खां की जो रचना है उसका नाम है रानी केतकी की कहानी, और लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर, सदल मिश्र जी ने लिखा है नासिकितोपाख्यान। ठीक है, उसके बाद में जो आपके अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे पहली जितनी भी रचनाएं हैं उनको आप पढ़ लेंगे, और उन सब में जो इम्पोर्टेंट मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना जाता है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, जिसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है।
ठीक है। तो विभिन्न विधाओं में जो पहला ग्रंथ है उसको आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो दोस्तों, प्रजा हितैषी समाचार पत्र जो था उसका संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अष्टयाम की भाषा शैली है ब्रज भाषा। भागवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक का नाम बताइए। तो भागवती जो उपन्यास है इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना है। तो प्रथम प्रामाणिक रचना गोरा बादल की कथा है, जिसको जटमल ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना जो मानी जाती है वो चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है, ठीक है। जो प्रामाणिक रचना है आपसे अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कि सर गोरा बादल की कथा, ठीक है। ये कोई व्हाइट क्लाउड नहीं है। ये गोरा सिंह और बादल सिंह नाम के दो सेनानी हैं, दो सेनापति थे। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, यानी कि जो रानी पद्मिनी की कहानी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये गोरा सिंह और बादल सिंह दो ये चाचा भतीजे की जोड़ी थी, दोनों सेनापति थे, ठीक है। तो ये उनकी कथा है, एक तरह से ऐतिहासिक कथा है, ठीक है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि व्हाइट क्लाउड के शायद जो बादल आसमान में उड़ रहे हैं उनके बारे में कोई कहानी होगी, है ना। ऐसा नहीं है, आज जान लीजिए आप लोग। तो जो प्रथम गद्य रचना मानी जाती है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है, जिसके लेखक कवि गंग को माना जाता है। आप सबने पढ़ा होगा, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें कि हिंदी की प्रथम पत्रिका यानी कि पहला हिंदी का जो अखबार था वो कौन सा था और उसके संपादक कौन थे। तो पहला जो अखबार था हिंदी का उसे कहते हैं उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड के जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। कहीं कहीं ये युगल किशोर शुक्ल भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जो या है उसको कई बार लोग जा कह देते हैं। अब उसका जो है एक तरह से देसीकरण जब हो जाता है शब्दों का तो या को ही जा कह देते हैं, ठीक। जैसे जौ शब्द है जौ, तो इसको यौ कहा गया है, तत्सम इसका क्या है यौ है, और यौ को जौ कहा जाता है, ठीक। जैसे अयोध्या कहते हैं तो कई लोग अयोध्या कह देते हैं, ठीक। तो ऐसे तो ये जुगल किशोर शुक्ल है, और कहीं कहीं आपको युगल किशोर शुक्ल मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी थे आनंद कादम्बनी के संपादक, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को देख लेंगे इसी समय। तो हिंदी प्रदीप, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे तो आप कहेंगे सर बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, आप सभी को हमने बताया पिछले स्लाइड में। और परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो कौन है, लाला श्रीनिवास दास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और है आपका संयुक्ता स्वयंवर नाम का नाटक, इससे भी श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है, एक मुद्रा राक्षस रचना अलग है जिसके लेखक विशाख दत्त जी हैं, ठीक है। एंसेंट अगर आप देखेंगे जो रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस नाम का नाटक है ध्यान रखेंगे, तो मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो जो उसके पहले संपादक है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। फिर इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती के लेखक हैं, और गोरा बादल की जो कथा है उसको जटमल ने लिखा है, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और एक आपका निबंध है शिक्षा का उद्देश्य,
शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा का उद्देश्य निबंध इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो इस बार 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? तो मेरी असफलताएं, या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो आप कहेंगे कि सर बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा, तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था पीछे कि मुद्रा राक्षस नाम का जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और जयशंकर प्रसाद जी ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। ठीक है, जो भी नाटक आपको दे, इसके अलावा महाकवि कालिदास ने भी बहुत कई सारे नाटक लिखे हुए हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसके लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद जी के कुछ और नाटक हैं जिसमें है चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, कुछ इसमें से ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है, अधिकतर इनके नाटक ऐतिहासिक ही हैं जयशंकर प्रसाद जी के। फिर वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी का। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल आपके सिलेबस में भी है गद्य खंड में, तो इनके अन्य रचनाओं को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? तो भारत की एकता शीर्षक से लिखने वाले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक भी यही हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आगे बढ़ते हैं, कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कई बार पूछी जाती है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। है क्या है, कौन सी विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा आप सभी को पता होगा कि ये जीवनी है, जीवनी विधा में, जीवनी विधा की रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। और ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आप ध्यान रखेंगे शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। ऐसे कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही जो है ये भी जीवनी है और इसको लिखा है अमृत राय ने। तो कलम का सिपाही ये जीवनी किसकी अगर आप बात करें तो ये प्रेमचंद जी की है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अमृत राय थे ये प्रेमचंद के बेटे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो आप ध्यान रखेंगे फणीसर नाथ रेणु का। ठीक है, फणीसर नाथ रेणु का ये उपन्यास है मैला आंचल। अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, अग्नि मिसाइल आप लोग जानते होंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का कहे ही जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर अग्नि की उड़ान अगर आपको नहीं भी याद होगा तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये अब्दुल कलाम साहब ने लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ से हमने बता दिया आपको पहले ही। तो आखिरी चट्टान किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस विधा की रचना है तो ये यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ध्यान रखेंगे आप सभी, अतीत के चलचित्र संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जो दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, वास्तव में साहित्य का जो विभाजन है वो काव्य जो पहले पद्य साहित्य था, बाद में ये आपका गद्य काल आया हुआ है और गद्य काल को जो हमने गद्य इतिहास पढ़ा है उसमें देखा है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम का जो
विभाजन हमने किया है, ये विक्रमी संवत में है। विक्रम संवत आप सभी को पता है कि 57 ईयर्स या 58 ईयर्स आपका आगे होता है, जो आपका वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, जैसे 2025 चल रहा है इसमें, तो इसमें आप 58 वर्ष जोड़ देंगे, 57 या 58 वर्ष, तो उतना आगे चल के आपका लगभग 2083 आपका चल रहा है विक्रमी संवत का, है ना। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 4 प्रमुख वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और भी कई सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल की संज्ञा दी है। इससे भी ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, ठीक है, कि आदिकाल किसने कहा है, वीरगाथा काल किसने कहा है, चारण काल किसने कहा है, ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अलग अलग काल का अलग अलग तरह के विद्वान हुए। जब अलग अलग तरह के विद्वान हुए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने इतिहास लिखा, उसमें अलग अलग नाम दिया, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ें, चाहे पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ें, तो उसमें एक कलेक्टिव थ्योरी है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप और इसमें डीप में अध्ययन करना चाहेंगे हिंदी साहित्य के अंदर, तो फिर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर गियर्सन है, ठीक है, गासर दत्तासी हैं, इन लोगों ने पुस्तकें लिखी हुई है। तो इन लोगों ने हिंदी के कालक्रम को अच्छे से विभाजित किया हुआ है और सारी चीज़ें इसमें बहुत विस्तार से बताई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई भी विद्यार्थी आगे चल के हिंदी में पढ़ाई करेगा तो उसको जो है पढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आपका काल विभाजन जो है 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, फिर गद्य काल, ठीक है। तो आदिकाल को आप रखेंगे 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। फिर जो पूर्व मध्यकाल है, जिसको आप भक्ति काल भी कहते हैं, ये 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक चलता है। फिर उत्तर मध्यकाल यानी कि रीत काल जिसे कहते हैं, तो ये 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल जो चल रहा है, जिसको गद्य काल कहा जाता है, ये 1900 विक्रम संवत से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। तो आदिकाल के जो प्रमुख कवि रचनाएं हैं, सबसे प्राचीन जो माने जाते हैं, इसमें सबसे पहले चंद्रबरदाई का नाम आता है। चंद्रबरदाई हैं, नरपतनाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, जगनिक हैं, ठीक है, और दलपत विजय हैं। तो चंद्रबरदाई जी ने लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल ने लिखा हुआ है बीसल देव रासो, अब्दुल रहमान ने लिखा हुआ है संदेश रासक, जगनिक ने लिखा हुआ है आल्हाखंड, इसको परमाल रासो भी कहते हैं, ठीक है, परमाल रासो ध्यान रखेंगे आप सभी। फिर दलपत विजय, जिसको लिखा है दलपत विजय जो आपके हैं कवि, इन्होंने लिखा हुआ है खुमार रासो, ठीक है। खुमान रासो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पे कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम आप सभी लेकर आए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, भारतीय युग के कम से कम, जैसे जो ये अलग अलग युग हैं, इन युगों से संबंधित कम से कम 2 या 3 कवि और उनकी जो फेमस कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे भारतीय युग की हम बात करें तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस कविता है प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक की आप कश्मीर सुषमा को याद रखेंगे। द्विवेदी युग की बात करें तो मैथिली गुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो साकेत महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य, ये साकेत आपका मैथिली गुप्त जी का है। प्रिय प्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। फिर हम बात करेंगे छायावादी युग का, तो जयशंकर प्रसाद इसके मेन पिलर इसके माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये सब है ना, तो ये सब छायावादी युग के अंतर्गत आएंगे। तो कामायनी महाकाव्य इनका जो है बहुत फेमस है, और महादेवी वर्मा ने यामा लिखा हुआ है। प्रगतिवादी युग की अगर हम बात करें तो श्रीमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये सब जो है लेखक और कवि उसके अंतर्गत आते हैं। प्रयोगवादी युग के अंतर्गत अज्ञेय आएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और फिर नागार्जुन आएंगे, ठीक है। अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, और नागार्जुन जी की रचना है प्यासी पथराई आंखें, आप सभी को ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे नई कविता का युग, जो आधुनिक युग के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी की, भवानी प्रसाद मिश्रा जी की। तो गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा हुआ है धूप के धान, और भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है उसका नाम है खुशबू के शिलालेख, जिसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी काव्य में जो आपके प्रथम है, तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा, ठीक है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, तो हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आप ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है।
आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है आदिकाल को चारण काल। आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया है? तो बीजोपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कि सर पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके लेखक चंद्र राय जी हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन हुआ था 12वीं सदी में, उसका श्रेय किसे जाता है? तो आप कहेंगे कि रामानुजाचार्य जी को जाता है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? आप ध्यान रखेंगे सूरदास जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है उसको प्रिय प्रवास को माना जाता है। और आप सभी को पता है कि ये प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेकर आए थे आपके काव्य इतिहास से या पद्य इतिहास से संबंधित। इसके अलावा जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन रहा होगा इसमें, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें हम आप सभी को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उसी फॉर्मेट में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न होता है प्रमुख गद्यांश और उन पर आधारित प्रश्न। तो कौन कौन से गद्यांश इस बार इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को चुनकर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से सब लोग रिवीजन करिएगा, बेहतरीन तैयारी करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आपका कुछ अंश उसमें रेखांकित रहता है, अंडरलाइन रहता है, तो उस अंडरलाइन जो पार्ट है उसकी अलग से व्याख्या आप सभी को करनी होती है, इसलिए वो अंडरलाइन रहता है। ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जो गद्यांश आया हुआ उसके शीर्षक क्या है और इसके लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न आपका जो संभावित रहता है वो सब में रहता ही है। जो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न सब में रहेगा। ठीक है। आप सभी को पता है कि ऑप्शनल रहता है, यानी कि दो ऑप्शन होते हैं। एक गद्यांश के दो गद्यांश हैं जिसमें से एक करना होगा, और दो कोई पद्यांश भी रहेगा जिसमें से कोई एक करना होगा, है ना। तो दोनों में रहेगा इस तरह से। तो दोनों में जो पहला प्रश्न होगा या दूसरा, इसका क्रम आगे पीछे भले हो सकता है। तो लेखक का नाम और शीर्षक का नाम तो पूछा ही जाना है, और जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या भी पूछी जानी है। इसके अलावा आपका दो प्रश्न तो यही हो गया। तो दो प्रश्न आपका इस तरह से हो गया, और इसके बाद में जो आपका बचा आपका 3 प्रश्न, वो आपका कोई प्रश्न पूछ लेंगे जिसमें से उसी में से पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको उत्तर लिखना होगा, 1 या 2 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में, है ना। और उसके बाद में कुछ उसी में चुनिंदा जो थोड़ा सा क्लिष्ट या कठिन शब्द होते हैं उन्हीं का अर्थ पूछ लेते हैं, या कई बार उसका विलोम भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ते समय कि अर्थ पूछा है कि विलोम पूछा है, कि दिए गए शब्द का कौन सा विलोम शब्द है जो उपर्युक्त पैराग्राफ में प्रयुक्त हुआ है ना। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो आप जब पढ़ेंगे पैराग्राफ को एक बार फिर से, तो आप उसमें इस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए जो शब्द आया हुआ है पार्थिव और एक आया हुआ है आद्योपांत पैराग्राफ में, उसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है आप सभी के लिए, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोग हैं तभी पृथ्वी को माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आप सभी के लिए जिसमें ये अंडरलाइन पार्ट आप सभी देख पा रहे हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक व शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है। और रेखांकित अंशों की या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 प्रश्न आप सभी के लिए हैं। इसका उत्तर आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ देखते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं या भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र के निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और इससे संबंधित प्रश्न आप सभी के लिए कि राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। जन प्रवाह से क्या तात्पर्य है और जन का सततवाही जीवन किस तरह है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। इसमें से दिए गए पैराग्राफ में से आपको छांट कर उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर लिखते समय ध्यान रखेंगे कि आप उत्तर एक सही क्रम में लिखें। जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उस तरह से लिखें। मैं कई बार देखता हूँ विद्यार्थियों की कॉपी में कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सभी प्रश्नों में उतार देते हैं। जैसे पूछा जाए कि राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अजर अमर कहाँ आया है। अब अजर अमर जहाँ दिख गया उसके पहले का पूरा भाग, पूरा जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है पूरा पीछे से उसको लिखते चले आएंगे, टोटल लिख डालेंगे। टोटल नहीं लिखना है, जितना बात आपसे पूछी गई है उसी को ठीक से सही क्रम से लिखना है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और आपकी कॉपी भी इंप्रेसिव रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी दूसरे लोगों की तुलना में, है ना। तो पैराग्राफ उतारना नहीं होता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या जब करनी होती है तब भी आपको पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना होता है, ठीक है। जहाँ तक वो रेखांकित किया गया, जो अंडरलाइन किया गया है, केवल उसकी व्याख्या करनी है। और अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको पूरी कहानी पता होगी, या उससे संबंधित कुछ अन्य शब्दों को अपने तरफ से भी शब्दों को जोड़कर उसमें लिख सकते हैं। जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ से बाहर कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पैराग्राफ को उतार देना तो व्याख्या क्या हुई भाई। जैसे मान लो कि कोई बात आप कोई किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं समझ में आया, व्याख्या करके बताओ, तो फिर आपको एग्जाम्पल देंगे या कोई घटना मुझे याद दिलाएंगे कि जैसे वो वाली घटना आपने देखा था, ऐसे ये भी हुई है, ठीक है। तो ऐसे जब कोई छोटा सा अंश है और उसकी व्याख्या करनी है, तो फिर व्याख्या कैसे होगी अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ ही उतार देंगे। तो आपने कॉपी कर दिया, व्याख्या कहाँ की। पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना है, कुछ शब्दों को इसमें से लेना है और कुछ शब्दों को अपने तरफ से ऐड करना है, और इस प्रकार एक अच्छी और अट्रैक्टिव व्याख्या इसकी हो जाएगी, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों या इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, यानी कि एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय है, यानी कि सही हृदय वाला है, अच्छा हृदय वाला है या निश्चल हृदय वाला है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है, जिसमें आप सभी को एक सब मतलब कि हम कहते हैं कि सबको एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता हुआ पैराग्राफ है। और इससे संबंधित आप प्रश्नों को देखिएगा, इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास करिएगा। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपका हो गया रेखांकित अंकों की व्याख्या। ये दोनों प्रश्न तो आना ही आना है,
और कुछ प्रश्न उससे संबंधित होंगे, तो आप पूरा पैराग्राफ उतारने से बचेंगे। जितना पूछा गया है उतना पॉइंट वाइज 2-3 बातें इसमें बता के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इतना इतना ही लिखने लगते हैं बच्चे, तभी बाद में समय नहीं बचता है। फिर कहेंगे कि सर समय कम पड़ गया था, हिंदी का पेपर आसान था लेकिन लिखना बहुत था, उसमें पर्याप्त समय रहता है, बस उलझना नहीं है आप सभी को। और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा लाइव आकर कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सारी बातें आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी आपको तैयारी भी करनी है, रिविजन करना अच्छे से, है ना। तो विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? अगला प्रश्न है, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमने आपको बताया ही, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पैराग्राफ। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पैराग्राफ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रश्न तो आपका कॉमन ही है, एक तो शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसके अलावा आपका जो अगला प्रश्न है, जो बचे हुए प्रश्न है, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। और ये जो शब्द दुरूह और दैनंदिन आया हुआ है इस पैराग्राफ में, इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ लिखना है, 2 शब्दों का अर्थ लिखना है, ठीक। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप सभी अच्छे से करेंगे। आइए आगे बढ़ें। अगला पैराग्राफ जो आपका इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, ठीक है। निंदक का आप अर्थ समझते हैं? निंदक अर्थ जो दूसरों की बुराई करता हो, ठीक है, हर समय, उसे कहते हैं निंदक। निंदा करने का मतलब ये है दूसरों की बुराई करना, ठीक है। तो ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सो जाइए, और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या देना चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति की निंदा कर रहा है, कई बार पता ही नहीं होता है, जैसे कोई आपकी बुराई कर रहा है या आपसे जल रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप मज़े से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और वो जो है मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, ठीक है, उसका ही मस्तिष्क गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। निंदक करने वाले लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। कबीरदास जी ने कहा कि निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, ठीक है। निंदा रस नामक पाठ है आपका, उसी से पैराग्राफ है जो आपका एक्सपेक्टेड है इस बार 2025 की परीक्षा में, ठीक है। तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल, बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार टीवी सीरियल्स में या पढ़ा होगा कुछ पुराणों में या दूसरे धार्मिक ग्रंथों में कि जब कोई ऋषि मुनि जो है तपस्या कर रहे होते थे तो वो इंद्र ही था जिसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये परम शक्तिशाली हो जाए और इंद्र का सिंहासन ही कब्जा कर ले।
तो इसलिए तरह तरह के लोगों को भेजता रहता था उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए। उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया है राइटर ने और कहा है कि जैसे अकर्मण्य है, कोई काम धंधा करना नहीं है, ठीक है, बिना काम के उसका जो है सुख भोग रहे हैं, तो इनको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मनुष्य कर्म कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तपस्या का मतलब क्या है? कर्म करना, अपना कर्म ईमानदारी से करना और उसमें निरंतर प्रगति करना, यही तो तपस्या है। जो साधना आप कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लीन रहना, उसी में निरंतर डे बाय डे और एडिशनल आगे बढ़ते जाना ही तपस्या है, ठीक है। तो जब कोई कर्मी मनुष्य होता है तो इससे देवताओं को भी भय उत्पन्न होता है और भय के कारण ही उनको ईर्ष्या होती है ना। वही बात यहाँ पे बताई गई है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, एक और पैराग्राफ आप सभी के लिए। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा का विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें या ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित प्रश्नों को तैयार करेंगे, ठीक है। ये आपके प्रश्न बैंक में भी, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको पढ़ लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपका आता है पद्यांश। पद्यांश जो है अथवा करके रहता है 2 प्रश्न, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है पढ़ के, किसी एक पद्यांश का। तो उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट जो स्टैंजा हैं, जो पद्यांश हैं, उनको यहाँ पर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको जो है पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे सब लोग, ठीक है। मेरे प्यारे नौजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, है ना। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तक तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, ठीक है। तो इसकी आपको जो है और इनको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तरों को तैयार करना है। अगला आपका है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। तो इस स्टैंजा को भी आप सभी अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे फूल मत मारो, जो ये आपका मुझे फूल मत मारो वाला जो आपका पद्यांश है, इसे भी आप अपने बुक में, अपने गाइड में ढूंढ कर पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। दूसरा आपका जो पद्यांश है, कहते आते थे अभी अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, ठीक है। जो आपका पद्यांश है, इस पद्यांश को भी आप पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अन्य पद्यांश को देखते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। इस स्टैंजा को आप अच्छे से तैयार करेंगे। और एक और आपके सामने है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। इस स्टैंजा को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी,
आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही शानदार कविता है। इससे संबंधित प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले यह घिराखन और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चितवन में यहाँ सतबिंदु में दीप खेला। ये वाला स्टैंजा भी आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी तैयार कर लेंगे। अगला आपका पद्यांश है, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम। तो इसे भी आप इस स्टैंजा को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो ये इस स्टैंजा को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। शायद ये हिरोशिमा पाठ वाला है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप सभी तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक और आप सभी के लिए स्टैंजा है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो इस पैराग्राफ को, इस स्टैंजा को भी आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को तैयार करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश थे। ठीक है, इतने पद्यांश अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। आपके सिलेबस में कई सारे लेखक हैं, लेकिन इनमें से अगर इन तीन को आप याद कर लेंगे तो एक ना एक आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी एक का ही लिखना होता है। ठीक, फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इन 5 कवियों के अगर आप परिचय और उनके साहित्यिक कृतियों को आप अगर याद कर लेंगे तो आपका जो है इसमें इस बार 2025 के परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है, किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य या कहानी का सारांश, या कभी कभी पूछ लेता है उसके प्रमुख पात्रों का चित्रण। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका है, स्वपठित खंड काव्य का कथानक या प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। भाई अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है ना। आप सबके विषय अध्यापक ने बताया होगा। तो अपने अपने जिले में जो आपका खंड काव्य चल रहा है उस खंड काव्य का कथानक पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ खंड काव्य में एक ही मुख्य पात्र हो और कुछ में एक से अधिक हो। ठीक है, तो जो प्रमुख पात्र हैं उनका चित्रण भी आप तैयार कर लेंगे, उससे भी पूछ सकता है। तो जो भी आपको उस समय याद आ रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इसको मैं कम समय में अच्छे से लिख पाऊंगा, समय रहते हुए और प्रभावी तरीके से लिख पाऊंगा, वो प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, चाहे सारांश, चाहे कथानक या प्रमुख पात्र का चित्रण। ठीक है, आइए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो जो महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश इस बार संभावित है उन्हीं को चुनकर आप सभी के लिए लाए हैं। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा और इसको जो है आप अपने बुक में भी टिक लगा लीजिए या फिर आपके गाइड में अगर मिल जाए तो वहाँ पर टिक लगा लीजिए और उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से कैमरा आपका हटा दे रहा हूँ और जिससे कि जो स्लाइड में आप सभी के लिए लाया हूँ वो आपको दिखाई पड़े। तो ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तो इनका जो है आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा और आप जो है इसको तैयार कर लेंगे। दूसरा जो आपका संस्कृत गद्यांश है इसको भी आप इसका भी संस्कृत अनुवाद ठीक से पढ़ लेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आ जाएगा। अगला जो आपका गद्यांश है
संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, ठीक है, व्याकरण च सुनिश्चितम, ये वाला आप जो है गद्यांश अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ दूसरा आपका है संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकविया स्वीकीये ग्रंथरत्नये अद्याप पाठकानां हृदय विराजन्ते, ये वाला गद्यांश भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानानाम् उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोति। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थितः किमपि राष्ट्रम कस्यचनायस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। ये वाला पैराग्राफ भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसका हिंदी अनुवाद। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण है 2025 में पूछे जाने के लिए, केवल उन्हीं को चुनकर आप सभी के लिए लाए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। ठीक है, जो सुख की इच्छा रखने वाले हैं उनको विद्या कहाँ मिलती है, और जो विद्या की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको सुख कहाँ है। तो जिनको सुख चाहिए वो विद्या का त्याग कर दें, और जिनको विद्या ग्रहण करना है वो सुख का त्याग कर दें। विद्या ग्रहण करने में कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक है, इस श्लोक का यही अर्थ है। तो ये हमने आपको समझा दिया आसान शब्दों में, बाकी आप जो लेखन शैली वाले शब्द हैं वाक्य हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर है आपका न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी बेकृते वर्धन्त एव नियतम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ना चोर के द्वारा चोरी की जा सकती है, न राजा के द्वारा इसको छीना जा सकता है, न भाइयों में इसे विभाजित किया जा सकता है, और न ही ये कभी भारी महसूस होती है। जितना इसको खर्च करेंगे उतना ये बढ़ती जाएगी। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। इसका ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से लेखन शैली में तैयार कर लेंगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए जो सामने से प्रिय बोलते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये वैसे ही इनका त्याग कर देना चाहिए जैसे विष के कुंभ में अगर ऊपर दूध हो तो उसका त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद आप सभी तैयार कर लेंगे। निंदन तो नीति निपड़ा यदि वा स्तवन तो लक्ष्मी, इसका हिंदी अनुवाद आप तैयार कर लेंगे। जयंति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तितनो क्वचित। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद आप सभी तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हिंदी के अवतार में जाते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ, फिर अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपको बहुत खुश नहीं होना है, आराम से आप गद्यांश से पद्यांश को पढ़ेंगे और जो भी आपको करने का अच्छा होगा, जो आपको लग रहा होगा कि सबका उत्तर मैं जैसे जान पा रहा हूँ उसको कर लीजिएगा। ठीक है, टिक ही करना है केवल, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ये कर लेंगे। तो यहाँ पे उसको हम लेकर नहीं आए हैं। व्याकरण के अंतर्गत आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि जो एक तरह से जिसका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। अंग्रेजी में इसको होमोफोन्स कहते हैं। तो उस तरह के शब्दों का एक आता है 2 नंबर का। दूसरा आपका अनेकार्थी शब्द आता है। जैसे कोई एक शब्द है तो उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अंक आपका है तो अंक माने आप संख्या भी कह सकते हैं, अंक माने गोद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा और इसके लिए हम अलग से क्लास ले आएंगे। ठीक है, जो ग्रामर सेक्शन आपका है हिंदी में, जो व्याकरण का सेक्शन है जिसमें आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, और ये व्याकरण खंड के अंतर्गत सूक्ष्म शब्दों में जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं इंग्लिश में, वाक्य संशोधन है जो आपका सेंटेंस करेक्शन है, यानी कि जो अशुद्धि उसमें छांटना है, जो शुद्ध करना है, इन सब के लिए हम आपके लिए एक सेपरेट क्लास अलग से ले आएंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व,
इस सेक्शन से आपका रस, अलंकार और छंद आपका पूछा जाता है। तो कई सारे रस हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। फिर अलंकार की बात करें तो अलंकार में आपको ये जो आपका 4 अलंकार हमने कहा है, अनुप्रास, यमक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। इनकी परिभाषा, इनको पहचानने का तरीका उदाहरण सहित आप पढ़ लीजिएगा। इतने में से आपको लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका है छंद। तो छंद में आप केवल 3 पढ़ लीजिएगा अच्छे से, दोहा, चौपाई, सोरठा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए भी हम एक क्लास ले लेंगे, जिसमें आपको हम अच्छे से समझा देंगे। एक ही क्लास में आपको रस, छंद, अलंकार अच्छे से पढ़ाकर समझा देंगे, अलग से फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका रहता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आप जो है निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं। इसी में से एक आपका जो है लेटर आ जाएगा उसमें। तो पहला है आपका, अपने जिलाधिकारी को उनके कार्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति पाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है, स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए ऋण हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। कोई भी बैंक आप चुन सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या कोई ग्रामीण बैंक भी चुन सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है ना। या हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपको बैंक का स्पेसिफिक नाम दे दे, तो आप उसी बैंक का लिखेंगे। फिर अगला है आपका, अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक कराने हेतु निवेदन करते हुए जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र का प्रारूप होगा ये। अपने विद्यालय में कंप्यूटर की पूर्ति कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, इसका वर्णन करते हुए आप कहेंगे कि हमारे क्लास में सभी लोग कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान हम लोगों के आवश्यक भी है वर्तमान समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एक कंप्यूटर का क्लास या कंप्यूटर का लैब स्थापित कराने की कृपा करें, है ना। तो इस तरह से आप एक जो है तैयार कर लेंगे पत्र। फिर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को फसल बीमा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कृषक धनराशि के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। जैसे मैटर आप अपने मन से जोड़कर लिख सकते हैं। इसमें लेंचो वाली कहानी आप सुनने पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना। फसल बर्बाद हो गई है, बीमा करवाया होगा तो उसकी राशि प्राप्त करना है, उसके लिए आपको ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो मैटर आप अच्छे से लिख लेंगे, है ना। फिर है आपका, पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को अपने क्षेत्र में या अपने गांव में जो पानी की समस्या है, ठीक है, दूषित पानी आता है या साफ पानी नहीं आ पाता है, या ऐसा हो सकता है, कोई भी मैटर आप उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, कि नालियों में पानी का ओवरफ्लो हो गया है, सड़कें गंदी हैं, है ना, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, तो इससे बचने के लिए तो उसमें मैटर को आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय होगा। जैसे जो आपके शब्द आपके माइंड में आ रहे होंगे उस समय एग्जाम टाइम में, वो आप ऐड करने की कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अंतिम टॉपिक है। अंतिम प्रश्न आपका रहता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें हमने आपको टॉप 10 टॉपिक बता दिया है, जिसको आप सभी एक बार पढ़ लेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक का लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, और इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी में से आपको एक ही लिखना होता है। शायद उसमें 3 निबंध दिया रहता है, तो 3 हो सकता है कि इसी में से 3 के तीनों आ जाए, है ना। और अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे एग्जाम में कि मुझे तो सारे टॉपिक आते हैं इसमें, फिर भी किसी एक पर ही लिखना है ना। कई बार विद्यार्थी भावुक हो जाता है, तो कहता है मुझे आता ही है, मेरे पास समय है ही, लाओ लिख देता हूँ इसको भी। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक कहा गया है तो आप एक का ही जवाब लिखेंगे, और जो सबसे अच्छे से लिख पाएंगे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, प्रभावी तरीके से, सुंदर हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग का भी विशेष ख्याल रखेंगे सभी साहित्यिक विषय में, ठीक है। चाहे इंग्लिश का लिटरेचर हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, राइटिंग इस पर इफेक्ट करती है। तो इसलिए आप जो है, अगर किसी भी विद्यार्थी की राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, थोड़ा सा कम अच्छा लिख पाता है, ये तो नहीं कहेंगे कि खराब है, सब अच्छा लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिखने का कोशिश करे कि वो पठनीय हो, मतलब आपके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ पाए। इस तरह से लिखना है कि आपके अतिरिक्त जो दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है थोड़ा सा उसको कम साफ दिखाई देता हो, तो इतना साफ लिखना है कि वो पढ़ ले, ठीक है। तो पठनीय होगा तो आपको जो है उसमें अंक जरूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो आपकी राइटिंग चेंज होने वाली है नहीं, जैसा आप लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। बस यही कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे और प्रॉपर गैपिंग रखेंगे,
दो शब्दों के बीच में इतना भी गैपिंग नहीं रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला लगे, और बहुत नज़दीक भी नहीं लिखना है कि जैसे आप कंजूसी करते हैं, है ना, एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म करने का जो आपका तरीका है, थोड़ा सा उससे बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे प्रॉपर गैपिंग के साथ। ठीक है, तो इन टॉपिक को एक बार देख लेते हैं फटाफट। पर्यावरण प्रदूषण एवं समाधान, आतंकवाद समस्या एवं समाधान दूसरा टॉपिक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में बेरोजगारी की समस्या, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता एवं महत्व, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता एवं महत्व, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, जलवायु परिवर्तन कारण एवं परिणाम, मेरे प्रिय कवि, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। तो ये टॉप 10 टॉपिक हैं। ये न केवल आपके हिंदी साहित्य में निबंध सेक्शन में महत्वपूर्ण है, बल्कि आप चाहें तो इनको इंग्लिश में भी तैयार कर लें। ये इंग्लिश लिटरेचर के निबंध में भी इन्हीं टॉपिक को इंग्लिश वर्जन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों विषय का आपका एस्से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।